अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इसके पहले जब मैंने डिबेट की थी तब असद मारा गया था, और आज जब सोमवार को हफ्ते की पहली डिबेट आयोजित है, अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या कर दी गई। दोनों माफिया ब्रदर्स मार दिए गए हैं, और इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड को भी हिलाकर रख दिया है। क्या हुआ था अतीक अहमद और अशरफ के साथ, उनकी हत्या कैसे हुई, इस घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका है, और अब आने वाले समय में इसका पॉलिटिकल, सोशल और अंडरवर्ल्ड में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज की परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहनों भाइयों, 24 फरवरी की वो तारीख उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इसे बहुत ही अहम दिन के तौर पर याद किया जाएगा। यह ऐसी घटना 24 फरवरी को अंजाम दी गई थी, उमेश पाल शूट आउट कांड, जिसमें उमेश पाल और 2 उनके पुलिस सिक्योरिटी में लगे गनर की हत्या हुई थी। उस घटना ने उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से बदल दिया। 24 फरवरी को शुरू हुआ सिलसिला 15 अप्रैल को आकर अंजाम तक पहुंचा। आप याद कीजिए उमेश पाल का मर्डर, और जिस प्रकार से लाइव टेलीविजन कैमरे और सीसीटीवी फुटेज के 14 कैमरों के जरिए उमेश पाल की हत्याकांड देश दुनिया ने देखी थी, उससे ज़्यादा भयानक दृश्य, उससे ज़्यादा खौफनाक दृश्य और उससे ज़्यादा लाइव टेलीविजन के सामने मर्डर, वो भी एक माफिया का, दुनिया ने शायद ऐसा देखा नहीं होगा। वो दृश्य, ये दृश्य, ये तस्वीरें आपको विचलित कर रही होंगी। जिस तरह से शूट आउट को अंजाम दिया गया, किसी के भी मन में डर बैठा देगा। अतीक अहमद जो एक बार सांसद, 5 बार विधायक, उसका भाई अशरफ जो एक बार विधायक रहा, और ये माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियंस जिनकी दोनों की हत्या कर दी गई, ये इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाके के बेहद कुख्यात अपराधी थे, गैंगस्टर थे, माफिया थे और छटे हुए गुंडे थे, जिनका काम हत्याएं करना, एक्सटॉर्शन, डकैती, बलवा, रंगदारी और ज़मीनें कब्जा करना था। अतीक अहमद कौन है और अशरफ कौन है, ये बताने की शायद बहनों भाइयों ज़रूरत नहीं है। इस नामी गिरामी माफिया, इस कुख्यात माफिया की हत्या जिस प्रकार से हुई, वो भी पुलिस कस्टडी में, वो बहुत चौंकाती है। ये बताती है कि किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी रची गई, किस तरह से इस माफिया की घेराबंदी की गई। और आप याद कीजिए, जब इसको गुजरात से लाया जा रहा था तो पूरी मीडिया इसके साथ चल रही थी, और सब इस बात का इल्हाम कर रहे थे कि इसका हश्र भी विकास दुबे जैसा होगा। लेकिन शायद मीडिया को भी नहीं पता था कि इस बार पटकथा बदली हुई है। इस बार वो नहीं होगा जो विकास दुबे के साथ हुआ। इस बार उन्होंने उसकी हत्या की जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास नहीं, सब 17-18 साल के नौजवान उम्र के लड़के जिन्होंने ये सनसनीखेज हत्या की। शायद उन्हें भी इस बात का इल्हाम नहीं रहा होगा कि वो किसकी हत्या करने जा रहे हैं, उसका प्रोफाइल क्या है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, और अपराधियों से किसी किस्म की सिंपैथी नहीं होना चाहिए बहनों भाइयों। लेकिन मर्डर जिस प्रकार से हुआ, वो भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते थे कि अतीक और अशरफ खामोश हो जाएं, ये कुछ बोले ना। वो कौन सफ़ेद पोश थे जो चाहते थे कि अतीक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, उसे खामोश कर दिया जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने खबरें देखी होंगी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की रेड्स अतीक अहमद के करीबी व्यापारियों, उद्योगपतियों, कारपोरेट और सफ़ेद पोशों के यहाँ पड़ी थी। हालांकि कुछ बड़े बड़े सफ़ेद पोश जो अभी सत्तारूढ़ दल से जुड़े, वो जरूर बच गए इन छापों से, लेकिन तमाम बड़े उद्योगपति, बिल्डर्स, कारपोरेट बेनकाब हो गए। 15 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रेड की थी। इनके नाम भी तकरीबन सार्वजनिक हैं। क्या इनमें से कोई है जो नहीं चाहता था कि अतीक अहमद पुलिस के सामने पूरा बयान दे? क्योंकि पुलिस रिमांड में चल रहे अतीक अहमद के हवाले से जो खबरें आ रही थीं, वो ये बता रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में बेनामी पैसा, बेनामी पार्टनरशिप्स, बेनामी कैश, बेनामी प्रोजेक्ट्स, बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो बहुत कीमती स्थानों पर हैं, वो अतीक की जानकारी में थी।
और अतीक का बहुत पैसा इन सब के पास लगा हुआ था। अतीक के खात्मा होगा तो फायदा किसको होगा? बहनों भाइयों, राजनीतिक नफा नुकसान एक अलग विषय है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में जिस चीज की अहमियत है वो है पैसा। इतनी जब्ती के बाद भी अतीक के पास फाइनेंशियल पावर की कमी नहीं थी। जब सब कुछ उजाड़ दिया गया, सैकड़ों बार छापे मारे गए, उसके बावजूद जब पुलिस ने छापा मारा तो उसके घर से 80 लाख रुपए नगद मिले थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि पैसे की क्या स्थिति, आर्थिक साम्राज्य अतीक अहमद का कितना बड़ा था। तो वो कौन लोग थे जो अतीक अहमद को हमेशा के लिए खामोश करके उसकी संपत्ति पे काबिज होना चाहते थे? पॉलिटिकली भले ही किसी को सूट कर रहा हो यह हत्याकांड, लेकिन इसके आर्थिक दृष्टिकोण को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस के रोल को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस सब की व्यापक जांच पड़ताल की जरूरत है। सरकार का दावा है कि उसने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है, दो SIT भी बना दी हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी तय होगा कि इस मामले में क्या होगा, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पता तो चले कि वो कौन लोग हैं जो अतीक अहमद को जिंदा नहीं देखना चाहते थे। खुलासे से पहले उसका कत्ल हो जाए, इसका इंतजाम किसने किया? और उससे भी बड़ी बात, सुपारी दी किसने? इन शूटर्स को अरेंज किसने किया? इन शूटर को ऐसे फॉरेन वेपन्स किसने प्रोवाइड कराए? जो हैंडगन बहनों भाइयों इसमें इस्तेमाल हुई है वो अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े छठे बदमाशों को नहीं मिलती। तो इन टटपुंजिया बदमाशों के हाथ, जिनको शूटर्स बन गए अचानक से 18-19 साल में, इनके हाथ इतनी सफिस्टिकेटेड, इतनी महंगी और न मिलने वाली हैंडगन यानी पिस्तौल कैसे मिली? ये बड़ा रहस्य के घेरे में है। हजारों पुलिस वालों की घेरे में चलने वाला अतीक, जिसके आसपास 35 कमांडो बुलेट प्रूफ पहने चलते थे, उसको अचानक ऐसे क्यों लाया गया? ये भी प्रश्न चिन्ह खड़े होता है। क्या सब पूरा मामला? ये तो न्यायिक आयोग जब अपनी जांच रिपोर्ट देगा, या SIT की जांच हुई या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जांच बिठाई तो पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी अतीक अहमद का मर्डर। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, इसके पीछे कुछ अंडरवर्ल्ड का बड़ा आर्थिक साम्राज्य भी है जो अतीक को इसी बहाने एलिमिनेट कर देना चाहता था। तो हमें इस घटना के समग्र पहलू पर, सिर्फ राजनीतिक पहलू पर, नैतिक अनैतिक पहलू पर ही नहीं, बल्कि इस मसले पर भी गौर करके उसके बारे में परिचर्चा करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर हम इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, वो अपनी तरीके से फैसला करती है। मैंने पहले ही कहा था ये अतीक के किसी लड़के की हत्या की जा सकती है, तो वो लड़का मार दिया गया। कोई इनकाउंटर नहीं था, सब फर्जी इनकाउंटर था। और अतीक ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी कि पुलिस की अभिरक्षा में मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे सुरक्षा दी जाए। की थी कि नहीं की थी? जी बिल्कुल। और हो गई हत्या। ये जानबूझकर की गई हत्या है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है, और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय चौधरी मौजूद हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं,
पूर्व प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और प्रयागराज के पूर्व ADG रहे प्रेम प्रकाश जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर को किस तरह से देखती है? देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि ये घटना अगर ना होती तो उत्तर प्रदेश के शासन के लिए बेहतर होता। लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई है वो दुस्साहसिक घटना है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो घटना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसीलिए जो ये घटना हुई है इसके पीछे जो भी लोग हैं, जिस कॉन्स्पिरेसी की आप बात कर रहे हैं, बिना वक्त गंवाए एक न्यायिक आयोग बनता है जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसको हेड करने वाले हैं। SIT भी बनती है और उसकी जो जांच हो रही है उसके सुपरविज़न के लिए भी काम चल रहा है, काम शुरू हो गया है। और ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से ना हो, इसके लिए प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। तो तीनों स्तर पर काम हो रहा है बिना कोई समय गंवाए। न्यायिक आयोग भी बन गया है और सारे के सारे जो और भी उपबंध हो सकते हैं इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि बड़े अपराधी जो बड़े अपराध करते हैं उनके सारे आर्थिक जो तंत्र है और उनके जो विरोधी लोग हैं वे सभी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए होंगे, तब इतनी बड़ी घटना हुई होगी। तो मैं समझता हूं कि इस घटना पर जो भी इसके पीछे हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्न पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इलाहाबाद में चल क्या रहा है संजय चौधरी जी। कभी जिसको पुलिस सिक्योरिटी प्राप्त है, जो प्राइम जो विटनेस है, मुख्य गवाह है, उसका मर्डर पुलिस की मौजूदगी में हो जाता है, पुलिस वाले भी मार दिए जाते हैं। फिर एक दूसरी घटना होती है, लाइव कैमरे के सामने, मीडिया के सामने 2 माफियाओं का मर्डर हो जाता है। ये चल क्या रहा है इलाहाबाद में और आपने एक्शन क्या लिया? किसी पर कार्रवाई तो नहीं की? कि निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। पकड़ने के बाद उसकी जांच होने की आवश्यकता है और जांच होने के लिए जो कुछ भी संभव है उसको किया जाना है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है ब्रजेश भाई, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं और कैसी कैसी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। इसी इलाहाबाद में इस व्यक्ति ने अपने ऊपर बमों से हमला कराकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, तत्कालीन पुलिस अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। और हमने देखा है बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन जब अतीक अपनी जीप से, उस गाड़ी से उतरते हैं तब किसी को इशारा करते हैं। क्या अतीक ही इस हमले के मास्टरमाइंड है या उनके लोगों ने धोखा दे दिया है? बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सवालों का जवाब केवल तभी मिल सकता है। पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, दुनिया ने, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन पर भी सवाल खड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर पर। आपने एक भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये भी तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं आपके ऊपर। ब्रजेश भाई, किसी भी व्यक्ति को जांच से पहले ही दोषी ठहरा देना, अभी कोई भी कोर्ट में चला जाएगा और सहज रूप में वापस आ जाएगा, तब आप ही कहेंगे कि आप 24 फरवरी से आज हम लोग 17 अप्रैल पे खड़े हैं। आप मुझे बताइए कि आपने किसके विरुद्ध कार्रवाई की, किस अवसर पे? नहीं, आप देखिए ना, जो भी घटना होती है उस घटना के पीछे जो लोग हैं उनको उनके साथ उनको पकड़े जाने के लिए कार्रवाई हो रही है। अगर वो पुलिस के साथ दुस्साहस दिखाते हैं तो कार्रवाई हो रही है। आप बताइए, एक मैं बड़ा मौलिक सा सवाल करता हूं, इनके पीछे कॉन्स्पिरेसी में एक महिला का नाम आता है, शाइस्ता परवीन। वो तो महिला है, कोई बड़ी अपराधी नहीं है। अपराध के बाद, और महिला तो बहुत सॉफ्ट होती है, आखिर वे सब आत्मसमर्पण के लिए क्यों नहीं आ रही हैं? किसी का बेटा मार दिया जाए, उसका शव देखने के लिए नहीं आएंगी। किसी का पति मार दिया जाए, उसके लिए आंसू बहाने नहीं आएंगे। के लिए पुलिस को लगाइए, ढूंढे ना। आप इनविटेशन क्यों बांट रहे हो कि शाइस्ता परवीन का बेटा मर गया तो देखने आए? नहीं, क्यों नहीं आए? एंट्री बाय इनविटेशन। भाई, बात संविधान की होती है, बात होती है ना। अगर आप किसी मामले में वांछित हैं और आपको लगता है कि पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो आपको तो आत्मसमर्पण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपको मानते हैं कि इस दोनों घटनाओं ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन पर सवाल खड़े किए?
नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा, आपकी बहस को शुरू करते हुए कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। निश्चित रूप से। शुक्रिया आपका संजय जी। हम डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो उत्तर प्रदेश में मेन अपोजिशन पार्टी है। अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका। अतीक अहमद और अशरफ की घटना को आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, इसके बहुत से पहलू हैं, नैतिक, सामाजिक, कानून व्यवस्था से संबंधित, सरकार के निकम्मेपन को जाहिर करने वाले, और सरकार कितनी भ्रमित है इस बात को भी जाहिर करने वाले, और ऐसे घटनाओं का भी फ़ायदा सरकार सांप्रदायिक जहर पैदा करने में इस्तेमाल कर रही है, इसको बताने वाले। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की बात सुनी, और उसके पहले जो शुरुआती बयान आपने दिखाया उसमें उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री जी का बयान दिलाया, जिसको आसमानी न्याय वो बता रहे थे। तो कल को किसी की भी हत्या हो और उसका मारने वाला या मरने वाला या उसका परिजन बता दे कि आसमानी न्याय हो गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। आप कहते हो कि हमने ऐसी कानून व्यवस्था बना दी है कि अपराधी गले में तख्ती टांग करके घूम रहे हैं और थानों में जा रहे हैं कि साहब एनकाउंटर मत कीजिएगा, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। परिंदा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। आप मुझे बताइए कि अतीक अहमद की हत्या कोई रिवेंज है, कोई बदला है, या फिर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि एक पूरी तरीके से एक पटकथा जैसी लिखी हुई षड्यंत्र है। 3 अलग अलग जिलों के अपराधी, जिसमें से अधिकतम उम्र 23 साल है, एक ही तरह का हथियार लेकर के आते हैं। जिस अतीक अहमद को साबरमती से लाने में 45 पुलिस वाले लगाए गए, दर्जनों वाहन लगाए गए, 17 पुलिस वाले उसको लेकर के जाते हैं, और जब गोलियां चलती हैं तो वो आपने भी देखा होगा कि सारे पुलिस वाले जैसे लगता है कि वो वाकओवर दे रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। अब गोलियों के बीच कौन जाएगा, कौन अपनी जान जोखिम नहीं जाएगा, बिल्कुल हम कह रहे हैं। वो तो ये तो सरकार, जाबाज सरकार है, इसको बताना चाहिए कि गोली के सामने जाना चाहिए या पलट के गोली चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। आप कॉन्स्पिरेसी मानते हैं? मैं निश्चित तौर पे मानता हूं, और इसमें 2 चीजें और कैसी, थोड़ा बताइए ना। 2 चीजें महत्वपूर्ण जी, 2 चीजें। किस लेवल पे? एक, ये बहुत बड़े पैमाने पे। जैसे इसलिए खुल के बात करिए, मैं खुल के ही बात करता हूं, और आप जानते हैं बंद में मजा नहीं आएगा। नहीं, बंद की बात ही नहीं है, आप सुन लेंगे तो पूरी बात अपने आप। यस, प्लीज। पाकिस्तान कनेक्शन की बात आई थी कि साहब अतीक ने अपने कबूलनामे में कहा कि हमारे को पाकिस्तान के लश्कर तोयबा से हथियार मिलते थे, और उसके बारे में अगले दिन एटीएस पूछताछ करने वाली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसी बड़ी मछली का नाम आने वाला था जो इस चैनल में रही हो, उसने अपनी जान बचाने के लिए इसको रच दिया हो? ये वाली मछलियां तो नहीं जिनकी यहाँ ईडी गई थी कुछ। अब देखिए, मैं किसी का नाम लूं तो फिर हो जाएगा मैं जांच। अरे नेम पब्लिक हैं, और दीपक भार्गव, अमित गोयल, संजीव अग्रवाल, मोहम्मद मुस्लिम, ये सब नाम पब्लिक डोमेन में आ गए। उत्तर प्रदेश सरकार, कोई छिपे थोड़ी है जो आप ले नहीं रहे हो, मैं तो ले रहा हूं नाम। उत्तर प्रदेश सरकार के इलाहाबाद से संबंधित एक मंत्री के साथ भी अतीक की तस्वीर हाँ, बिल्कुल नंदी से लेन देन के भी लोगों ने आरोप लगाया कि व्यवसायिक लेन देन का मामला था। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये घटनाएं होने के बाद जी सरकार एक सुनिश्चित कोई बयान देने के बजाय जितने तरीके के भ्रामक बयान आ रहे हैं, और कभी कोई मंत्री कुछ कहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी ने ट्वीट करके कहा है अपने ट्विटर हैंडल से। कौन विधायक हैं? श्री शलभमणि त्रिपाठी। क्या कहा उन्होंने? त्रिपाठी जी ने कहा, और लवलेश तिवारी के पिता की तस्वीर डाल करके कहा है कि ये बेचारे बहुत परेशान हैं, इनको कोई तंग न करे। एक तरफ आप कहते हैं कि अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसके परिवारजनों को भी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, दूसरी तरफ सत्ता का विधायक वैसे एक बात बताऊं, कह रहा है पिछले 3 दिन जब से ये सुरेश खन्ना के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी में किसी नेता ने इस मामले में कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। देखिए, बीजेपी के नेता तो सुरक्षा आज से प्रवक्ता आना शुरू हुए। बीजेपी के नेता तो सुरक्षा में लगे हैं ना। मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई, उप मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। और एक चीज और ब्रजेश भाई बता दूं, अभी तो मीडिया पर भी गाज गिरने वाली है। अभी मैंने कहीं पढ़ा
कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ सर हम लोग तो हमेशा कवायद अंडर चल रही। थ्रेट रहते हैं, नहीं, कोई ऐसा ये फील्ड कहा का गया। जर्नलिस्ट नहीं है अभी यार, अभी जिसको मैंने थ्रेट देखा हो, कि सबको रहती है सर, केंद्र हमने सरकार- प्रोफेशन ही वही चुना है। केंद्र सरकार से कोई गाइडलाइन जारी हुई है कि मीडिया कर्मियों को देखा जाए कि कैसे इसमें कौन से लोग आ रहे हैं, देख लो क्या आ सर, रहे हैं। वो भी देख लो। तो ये भी आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र के लिए उत्तर प्रदेश के जरिए एक बड़ा संकेत जा रहा है। सर 2 टॉप के एक्सपर्ट भी बुलाए हैं, उनसे भी बात करेंगे, और उसके पहले आप बस मैं- एक अंतिम आप बात- अपनी बात कंप्लीट करो प्लीज। अंतिम बात में कह दूं कि देश में क्या कानून का राज चलेगा या बंदूक के न्याय की व्यवस्था लागू होगी। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बराबर जो भड़काऊ बयान दिए हैं उससे बहुत से ऐसे युवा अपराध की तरफ प्रेरित होकर के बंदूक उठा रहे हैं। और इसका कौन सा वाला बयान जो विधानसभा में आज दिया था? जालौन जिले में एक लड़की की 2 मोटरसाइकिल सवारों ने सर पे गोली मार के हत्या कर दी। ये कानून व्यवस्था के लिए भी आईना है और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे समय में इस तरीके से क्यों हो रहा है। जिस मुख्यमंत्री के राज में कहा जाता था कि माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है, माफिया शरणागत हो गए हैं, प्रदेश बहुत छोड़ के शुक्रिया, भाग गए बहुत हैं। बहुत धन्यवाद ऐसी आपका। मैं घटनाएं वैभव क्या हो माहेश्वरी रही को हैं, आमंत्रित सरकार को करता हूं जवाब इस पर देना चर्चा चाहिए। में। वैभव माहेश्वरी जी, आम आदमी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है अतीक और अशरफ के मर्डर को लेकर और उसके बाद उपजे हुए हालात को लेकर? आप इसको बदला मानते हैं या फिर कोई सॉलिड कंस्पिरेसी? आपके कैमरे पर देखा था, क्योंकि ऐसे शूट आउट जो है वो फिल्मों में देखे जाते हैं। राम गोपाल वर्मा की फिल्में जो होती हैं वो इस तरह के शूट आउट दिखाने के लिए बड़ी फेमस है। सत्या फिल्म पिक्चर देखी थी। अरे मैं तो खुद और सर उसके पकड़ के बाद बैठ गया भारत था। एक तो समाचार। उमेश पाल वाला अभी हजम नहीं हो रहा था वीडियो, तब तक ये वाला आ गया। एक सत्या पिक्चर देखी थी और उसके बाद भारत समाचार पे ये लाइव वीडियो। इसमें बेसिकली मैं ये देख रहा था कि ये शूट आउट है या अच्छा, आपका हमारे स्काइप देश ऑडियो की- ऑन नहीं है, थोड़ा स्काइप का ऑडियो ऑन कर लें आप प्लीज। स्काइप ऑडियो ऑन है। हाँ प्लीज गो अहेड, बोलें। हाँ, तो मैं ये देख रहा था कि क्या ये हमारी ये कोई शूट आउट है, कोई पिक्चर की शूटिंग है या फिर यूपी के कानून व्यवस्था का वीडियो डेमो है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के सरकार का जो उपलब्धि के वीडियो बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, उस डॉक्यूमेंट्री में इस शूट आउट को जगह जरूर देनी चाहिए जब कानून व्यवस्था की बात हो। मतलब इतना बढ़िया लाइव शूट और कहाँ मिलेगा? पैसे भी बचेंगे सरकार के, शूट आउट कराना नहीं पड़ेगा, आपके यहाँ से क्लिपिंग मिल जाएगी और बढ़िया सा डेमो भी हो जाएगा। पब्लिक जान भी जाएगी कि रात के 12 बजे यहाँ पर बच्चियां कैसे गहने पहनकर घूम सकती हैं, कैसे यहाँ पर बच्चियों के साथ कोई वारदात नहीं हो सकती। इतना ज्यादा खौफ है। योगी जी का बुलडोजर ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के, जातिगत आधार पर या किसी और आधार पर लोगों के घर ढूंढता रहता है गिराने के लिए। लेकिन मेन बात यह है कि जो क्रिमिनल है उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने के बावजूद गोलियां चला रहे हैं। अब तो नाम बदलने के बाद तो आपको गोली वहां चलनी नहीं चाहिए थी, वहां पर तो ज्ञान तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हो? कोई कंस्पिरेसी? ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, नंबर 1। और नंबर 2, ये इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था इन तीनों का वो बहुत गजब का। तीनों तो एक ही उम्र के युवा, बहुत ही कम उम्र के। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि इनकी कोई बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही होगी। इनकी उम्र कितनी थी? इनकी जो उम्र थी वो कॉलेज में जाने लायक थी और कॉलेज से निकल के कुछ छोटा मोटा जॉब करने या अपने बिजनेस करने की उम्र थी, जिस उम्र में ये। पर वो कह रहे थे अतीक को मार के हम बहुत बड़े माफिया बनना चाहते हैं। ये कन्विंसिबल बात है? कन्विंस होती है ये बात? देखिए, जब हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज चलते नहीं है, रोजगार है नहीं, तो युवा जो है वो माफिया बनना चाहेगा। युवा जो है बेरोजगार है तो वो कोई और तरह के फैसिनेशन पालेगा कि मैं ये बन जाऊं या वो बन जाऊं जी। तो कुल मिला के उनको आप किस दिशा में ढकेल रहे हैं? उनको उन्मादी भाषण जो है वो अपने सीएम से सुनने को मिल जाते हैं, अपने पीएम से सुनने को मिल जाते हैं, अपने और एक जुडिशियल कमीशन और 2 एसआईटी इतना पर्याप्त है जांच के लिए? ब्रिजेश जी 500 एसआईटी बना चुके हैं जब से आए हैं। एसआईटी के ऊपर अब एक एसआईटी और बन जानी चाहिए कि इन एसआईटीज का हुआ क्या और इन एसआईटीज का अंजाम क्या होता है। पिछली एसआईटीज का अगर आप उठा ले रिकॉर्ड, तो किसी एसआईटी में सिवाय जब तक अखबार के हेडलाइन या फ्रंट पेज या सेकंड पेज तक न्यूज रहती है तब तक एसआईटी की चर्चा होती है। जैसे ही न्यूज गायब होगी एसआईटी भी गायब हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रयागराज जोन के फॉर्मर एडीजी प्रेम प्रकाश जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बहुत लंबे समय तक अतीक ऑपरेशन का पार्ट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर ये हुआ क्या इलाहाबाद में? इलाहाबाद का अब जो प्रयागराज नाम हो गया है उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि काफी कार्रवाइयां हुई हमारे समय में वहां।
अतीक के गैंग पर जो कार्रवाई पहले नहीं हो पाई थी, जैसे जिस मामले में इसको उम्र कैद की सजा हुई, उसकी पैरवी, और इसके साथ ही 5 केस और लगे थे जिनमें लगातार पैरवी चल रही थी और उनमें सजा होना इनका निश्चित था। जो घटनाक्रम उसके बाद हुआ एडवोकेट उमेश पाल की हत्या का, देखिए उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो शायद बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, वह है कि एडवोकेट उमेश द्वारा भी जमीनों का काम किया जा रहा था। ओके, वो रियल एस्टेट कारोबारी थे। अतीक का भी काम जो है जमीनों का काम था, कारोबार था। अब ये जो आरोप लगते थे, इसमें कई बार जो जितने भी विक्टिम हैं इनके अतीक गैंग के, उनके द्वारा कई बार ये शिकायतें दर्ज कराई गई। कहा गया कि अतीक और उमेश पाल ये मिलकर भी जमीन का काम कर रहे हैं, इस तरह के भी आरोप लगे। कई चीजें आपने देखी होंगी कि जो माननीय विधायिका जी हैं, उनके बयान में भी इस तरह की बात आई कि उनके आदमी वहां पर देखे गए। तो इसमें किसी को कोई सच्चाई छुपाने की पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई कि इसमें जमीनों की बात कोई नहीं कर रहा। जो जमीनों से इनकी क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि अतीक और उमेश पाल ये रियल एस्टेट में पार्टनर थे या बिजनेस था दोनों का? रियल एस्टेट का वहां बहुत बड़ा जो रैकेट चलता है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें अतीक के गैंग के लोग थे। ये स्वयं भी जो है जमीन का काम कर रहे थे। इसमें जितना भी आसपास का क्षेत्र है, ये धूमनगंज का और बाहरी क्षेत्र का जितना भी यमुना पार, गंगा पार का जो सराउंडिंग एरिया है, उसमें जमीनों के बड़े कारोबार हैं। और जितने भी ये जो बिल्डर्स हैं या जितने भी जमीनों का जो प्लॉटिंग करते हैं लोग, उनमें से आधे से ज्यादा लोग अतीक गैंग से जुड़े हुए थे। कुछ लोग कहीं ना कहीं पनाह पाते रहते हैं, किसी ना किसी का सहारा लेते रहते हैं जी। तो इसमें एक ये बहुत बड़ा एंगल है जिसमें मुझे लगता है कि जो इमीडिएट जो कॉज रहा होगा, क्योंकि सजा से आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी से अतीक डरा नहीं कभी। वो तो सेकंड होम बताता था, आराम से वो अपना काम चलाता रहा और इतने दिन तक वो उसको खींचता भी रहा। बात रही गवाही की, गवाही भी उसके खिलाफ इनकी हो ही चुकी थी और ये तय था कि इनको सजा हो जाएगी। सर जब रात में आपने पहली बार वो वीडियो देखे मर्डर के, क्या आपको क्या लगा और आपकी थॉट क्या थे उस वक्त? देखिए, ये बड़ा रूटीन की एक्सरसाइज है कि जब किसी का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाता है तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराना हर 24 घंटे में। अब उसको वहां ले जाना ही था। जहां रही बात 17 पुलिसकर्मियों की, 17 पुलिसकर्मी भी एक तरह से अधिक है जितना होना चाहिए। इसका 2 अपराधियों के लिए मात्र 4 लोग लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ नियंत्रण के लिए 17 लोग तो इसकी सुरक्षा में लगाए गए थे। बाकी जो भीड़ नियंत्रण के लिए भी वहां पर काफी पुलिस लगाई गई थी। अब जिस तरह का वेश धारण करके वहां पर शूटर्स आए, मीडिया में शामिल होकर शूटर वहां पर आ जाए, अब मीडिया के ऊपर शक करना ये थोड़ा सा पछता नहीं है। कई बार जो मीडिया में सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और ये बात सही है कि पुलिस मीडिया के लोगों को बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं कर पाती। हालांकि एक एसओपी तैयार होनी चाहिए जो आगे के कदम है। अब देखिए एक घटना हुई है, इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन तीनों शूटर्स को जब आपने देखा और उनको गोली चलाते देखा, उस वीडियो को आपने भी बार बार देखा होगा, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर उसका विश्लेषण? देखिए, जो शूटर्स हैं, शूटर को किसी को परवाह नहीं होती कि किसको गोली लगेगी, चाहे वो किसी को भी लग जाए गोली, वो इस चीज की परवाह नहीं करता। पुलिसकर्मी जब गोली चलाता है तो उसकी सिखलाई इस प्रकार की होती है कि पहले वो देखता है, खतरे को भांपता है, उसके बाद वो जो ट्रिगर पे उसका हाथ तब जाता है जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि अब गोली चलाना आवश्यक है। और पहली गोली चलाना बदमाश को ही उसको हक दिया हुआ है, क्योंकि पुलिस पहले से गोली नहीं चला सकती। ट्रिगर पे जब उसका हाथ चल रहा उसके बाद ही चला सकती है। लेकिन आपने देखा कि ये मात्र ऑपरेशन 10-12 सेकंड में समाप्त हो गया था। शुरू में जो गोलियां मार दी गई और जब गोली चलानी शुरू की, पुलिसकर्मी तुरंत उनके फायर आर्म्स देखे थे और उनका कॉन्फिडेंस आपने नोट किया था? अब ये बदमाश तो थे, एक पे 12 मुकदमे हैं, एक पर छेड़छाड़ के 4 मुकदमे, ये तो रिकॉर्डेड केस है। उससे तीसरा जो बदमाश है उस पर भी पानीपत में मुझे पता चला है कि उस पर मुकदमे है वहां पर, और ये शातिर अपराधी हैं। सर ये तो तय मानते हैं कि ये सुपारी दी गई थी? ये तो पक्का कोई ना कोई षड्यंत्र है, इसमें कोई शक नहीं है कहीं से भी, क्योंकि किसी न किसी ने प्लान किया है कि जो तीनों को एक साथ इकट्ठा करना, तीनों अलग अलग जनपदों के, एक बांदा का है, एक हमीरपुर का है, एक कासगंज का है, तो इन सबको इकट्ठा करना। अब इनका कोई कॉमन पॉइंट रहा होगा, या तो किसी जेल में ये इकट्ठे मिले हैं
या किसी बदमाश के थ्रू। सर आप इलाहाबाद 2 साल से ज्यादा रहे और प्रतापगढ़ में भी 2 बार एसपी रहे, उस इलाके से आप वाकिफ हो, कौन कर सकता है ऐसा? कौन सुपारी दे सकता है? अतीक की वो भी देखिए, अतीक के खिलाफ भी बहुत लोग थे और इसके पक्ष में भी बहुत लोग थे। खिलाफ लोगों का नाम बताएं सर। बदमाशों से ज्यादा आपने देख लिया, ईडी के आपने नाम बता तो दिए कई सारे नाम। ईडी के जितने भी छापे मारी हुई है, ये सब लोग जो जब आपकी पोस्टिंग थी वहां आप भी ऐसा महसूस करते थे कि सफेद पोशों का वरदहस्त ज्यादा है? सफेद पोशों में जो बिजनेस वहां पर करते हैं, देखिए आप उस पर किसी भी मान लिया कागजों में किसी का जो नाम है उस पर एकदम सीधे आप शक नहीं कर सकते। कई बार इस चीज को इनके रिकॉर्ड खंगाले गए, इनकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली गई, इनके देखे गए किन लोगों से बातचीत करते हैं, वहां जेल में कौन मिलने के लिए जाते हैं साबरमती में, ये सब रिकॉर्ड्स देखे गए और उसके बाद कुछ लोगों को पिन पॉइंट किया गया कि किन किन लोगों के संबंध है। पर आप ये मानते हैं कि कोई है जो चाहता है कि अतीक अहमद जिंदा ना रहे और सुपारी उसी ने दी है? ये तो आपने देखा कि जैसे ही उसने गुड्डी मुस्लिम का नाम लिया, अंतिम नाम जो है मुस्लिम का नाम जैसे ही जुबान पर आया है तुरंत उस पर फायर किया गया, जबकि ये पीछा पहले से ही कर रहे थे, पहले से ही पीछा किया जा रहा था, जहां भी उसको ले जाया जा रहा था वहां इनके द्वारा शेडोइंग की जा रही थी। अच्छा, ऐसी चर्चा है कि अरबों रुपया उसका साइलेंट पार्टनरशिप में या फिर ब्लैक पार्टनरशिप में पैसा उसके लगे हुए हैं तमाम उद्योगपतियों के साथ या रियल एस्टेट कारोबार में, वो तो अब डूबे, अब तो वो पैसा जिनके पास लगा है उनका नहीं, इनका वो डूबेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी अतीक जो है वो जमींदोज जरूर हो गया है, लेकिन उसका जो गैंग है उसमें आज भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आज भी यहाँ पर एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी मेंबर तो आपने देखा होगा शाइस्ता पर भी, उसको एक एक राज का मालूम है, उसको पता है कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन कौन सी शेयर कंपनीज है। अभी 4 बच्चे भी हैं। ऐसा ये कहना आसान नहीं है अभी। हाँ, ये सर अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले इस 24 फरवरी से आज 17 अप्रैल के बीच 9 लोग और मरेंगे भी। देखिए, बदमाश का गोली, जिसने जो गोली चलाता है उसका परिणाम गोली ही मिलती है उसे। मुझे तो डर है कि अब इनकी सुरक्षा भी बढ़ानी पड़ेगी। जो 3 अटैकर्स जो पकड़े गए हैं, इनसे जब पूछताछ होगी, पुलिस कस्टडी रिमांड अगर इनका लिया जाता है या इनका इधर उधर कहीं भी मूवमेंट होता है, मैं तो जेल में भी कहूंगा कि जेल में आश्चर्य है कि इनका कोई रिमांड ही नहीं लिया गया है और इनको प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ नहीं, पुलिस कस्टडी रिमांड अप्लाई किया जा सकता है, खैर उसमें 15 दिन तक सर शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी ओपिनियंस को भी हम सम्मिलित करेंगे। RM श्रीवास्तव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में लंबे वक्त तक प्रमुख सचिव गृह यानी पुलिस विभाग के शासन में मुखिया रह चुके हैं। वो अपनी बोल्ड ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये जो इलाहाबाद से 2 विजुअल्स आए, जो 2 वीडियोज़ आए, एक उमेश पाल वाला वो भी आपने देखा, लेकिन उससे भी ज़्यादा खौफनाक जो वीडियो था वो अतीक और अशरफ का मर्डर का। आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? ये जो दूसरा वीडियो था जो अतीक अहमद के मारने वाला था, वह तो लापरवाही का नतीजा था। पुलिस वालों को यह था कि मेरा इकबाल इतना ज़्यादा है कि कहीं कुछ नहीं होगा, जबकि जिन्होंने इनको मारने के लिए षड्यंत्र रचा था उन्होंने उस दिन से ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया होगा जिस दिन से अतीक अहमद को साबरमती से दोबारा लाया गया। अब उसे पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया तो मानो सोने में सुहागा, उनको प्लानिंग करने के लिए पूरा वक्त मिल गया। यह एक दिन में नहीं होता है कि पुलिस कस्टडी रिमांड में बात खुलने की बात आ रही है। ये पहले से ही तय था कि साहब ठीक है, जब भी वो साबरमती से दोबारा लाया जा रहा है तो तब उसको वहाँ पर देख लिया जाएगा। पुलिस कस्टडी रिमांड एक मौका था, तो ये था उसमें। और लापरवाही ज़रूर थी उसमें, एक नहीं 4-5 किस्म की लापरवाही दिखाई जा रही थी। पुलिस रिमांड में मीडिया से इंटरेक्शन करवाया जा रहा था, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, एकदम हजम नहीं होती है। बाकी सबको जब अरेस्ट करते हैं, मैं आपको कहूँगा कि ये जब मोहम्मद आज़म खान जी का अरेस्ट वाला वीडियो आप देखिए, जब सीतापुर जेल में ले जाए जा रहे थे तो मीडिया कर्मी थे वहाँ पे, सब मीडिया कर्मी को सख्ती से भगा दिया गया था,
जबकि वो केवल पॉलिटिकल अपराधी उस समय जो भी थे अपराधी थे, जैसा भी था, लेकिन ऐसे खतरनाक अपराधी नहीं थे। यहाँ पर मीडिया को एक्सेस दे दी गई और उसको जो अतीक अहमद और उनके भाई को वीआईपी का दर्जा देके आगे आगे पुलिस वाले उनके पीछे चल रहे हैं, जैसे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और चाहते हो कि फोटो फ्रेम में हम भी आ जाएं। ऐसे चल रहा है। आप इसको एक आपराधिक बदला मानते इस हैं तरह इस तो ये घटना को, लापरवाही या थी। फिर ये कोई वेल प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड कंस्पिरेसी? एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड कॉन्स्पिरेसी। और इस प्रकार की घटनाएं मैं कहना चाहूँगा इलाहाबाद में पहले भी होती रही हैं। मैं इलाहाबाद में पढ़ा लिखा हूँ और मैं जानता हूँ कि पिछले 60 साल से ऐसी घटनाएं होती रही हैं। पहले टीवी नहीं हुआ करते थे, कैमरे इतने हुआ नहीं करते थे, हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें प्रकाश में नहीं आती थी, लेकिन ऐसी घटनाएं इलाहाबाद में होती रही हैं इसी प्रकार की जघन्य। सर, जब लोग AK-47 का नाम बताने का समय नहीं रहता है, तब तो मैं बता जवाहर दूं कि पंडित ऐसी की घटनाएं इलाहाबाद हुई हैं। में AK-47 से हत्या कर दी गई थी। हाँ, तो ये भाई जब राजू पाल की हत्या हुई तो आपने देखा ही कि गुंडों ने अस्पताल में घुस के उसके गोलियां 3 दागी राउंड थी। में, जी। अच्छा, लोगों एक को जुडिशियल वो दिल कमीशन भूला बनाया होगा गया कि है एक और हेड स्थानीय कांस्टेबल- स्तर पर 2 SIT बनाई गई हैं। आप मानते हैं कि इतना इनफ है और सच सामने आ पाएगा कभी? SIT से बहुत कुछ विशेष होना नहीं है, धीमे धीमे जांच चलेगी। सबसे बढ़िया जांच तो स्थानीय पुलिस करती है, वहीं पे उसी को सुदृढ़ करने की बात होती है। SIT वाले उतनी बढ़िया जांच करते तो हैं, लेकिन उनके पास उतने संसाधन नहीं होते, उतनी जानकारी नहीं होती। वो सबसे बढ़िया तो स्थानीय पुलिस पे अगर जांच होती है, उसका पर्यवेक्षण ठीक से होता है, तो लोकल स्तर पर अगर SIT रहती है तो वो कहीं ज़्यादा बढ़िया विवेचना होती है। और ये जो बाहर से नहीं जुडिशियल होती। कमीशन बनाया और गया न्यायिक है, आयोग का जो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप कैसे देखते हैं उसी- कि ये वो ट्रुथ फाइंडिंग में सच मैं उसी सामने पे ला ही पाएगा? आ ही रहा था। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। उसकी जो रिकमेंडेशन होती है सरकार पे बाध्यकारी नहीं होती है। अभी तक का अनुभव ये रहा है कि पूर्व में इस प्रकार के जो न्यायिक आयोग बने हैं उसकी 100% तो नहीं, कुछ जो उनकी संस्तुतियां हैं वो मान ली जाती हैं। जो संस्तुतियां नहीं मानी जाती हैं उनके बारे में विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट रख दी जाती है। तो जो आप ये दोषी मानते हैं कि अधिकारी इससे कोई हैं, बहुत उनको फर्क नहीं हल्की पड़ने फुल्की वाला सजा हो जाती है। और सच सामने मुश्किल ही आ पाएगा? जी, फिर से बताएंगे? आपको लगता है कि इससे सच सामने नहीं आएगा? नहीं, एकदम नहीं आएगा। ये तो लोकल पुलिस जो बढ़िया जांच करेगी तभी आ उससे पाएगा। सारी बात जी। सामने बहुत आएगी। शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस घटना पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और पिछले 3 दिनों से उस घटना पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं, हर एक मूवमेंट से वाकिफ़ हैं। वीरेंद्र जी, जब सबसे पहले आपने ये वीडियो देखा अतीक और अशरफ के मर्डर का, आपका रिएक्शन क्या था और उसके बाद अब तक क्या प्रगति है जांच में? किन लोगों ने अतीक अहमद और अशरफ को मारने की सुपारी दी होगी? शासन पे क्या चल रहा है? अपोजिशन काफ़ी इसको लेकर सरकार को घेराबंदी कर रहा है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को जो अपना USP बताती थी, आज उसी पर सवाल खड़े हैं। देखिए, ये जो वीडियो आया मर्डर का मीडिया के कैमरे में, शायद देश में दुनिया में कई ऐसी तस्वीर लोगों ने देखी नहीं होगी। सारे लोग अवाक रह गए, जिनके मोबाइल पे मैसेज आए वो टीवी की ओर भागे और लोगों ने पूरी रात टीवी देखा कि ये मर्डर कैसे हुआ। इतना बड़ा माफिया, इतना दुर्दांत अपराधी जो 40-45 साल से जिसका साम्राज्य चल रहा था, उसको कहते हैं टुटपुजिया टाइप के अपने गाँव हम कहते हैं कि लौंडों ने मार दिया। एक गया निकाल के लाया, पट मार दिया। हमीरपुर का वो लड़का जो एक लड़की को थप्पड़ मारने में जेल गया था, जिसका पास जमानत कराने का पैसा नहीं था, चंदा लगा के उसकी जमानत कराई गई थी। और वो आदमी छुट भैया वो इस तरह से पिस्टल विदेशी चला के मार रहा है। बड़ी सारी चीज़ें देखने में आश्चर्यजनक लगती हैं। लेकिन उससे पहले जब 2004 का फूलपुर का एक चुनाव हो रहा था, तो अतीक अहमद ने कहा था कि इनकाउंटर होगा, होई या पुलिस मारी या अपनी बिरादरी का कोई सिरफिरा मारी, तब हम सड़क किनारे पड़े मिलब।
तो एक करीब 10 साल बाद 20 साल बाद ये बात सच आई, लेकिन ये इस रूप में आई। देखिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी हाई क्लास की पिस्टलें कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, और ये 18-20 साल के नौजवान जो ना अतीक बहुत बड़ा माफिया हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जिससे कोई डर नहीं भय नहीं, जाके ठोक आए धड़धड़ा के, और पुलिस उनको पकड़ ले गई बहुत आराम से। उन्होंने तहरीर में बोला भी कि पुलिस ने बड़ी सफलता से हमको पकड़ लिया, और काफी तेजी दिखाई, तत्परता दिखाई। हाँ, हमको संभलने नहीं दिया, दबोच लिया। हाँ, दबोच लिया। तो ये इतना साहब गोई से इतना मासूमियत से अपराधी अपनी बातें स्वीकार कर रहा है, बयान, ये तो कई बार सोचने पे हंसी आती है कि जिसका घर छप्पर का हो, जिसके यहाँ खाने के लाले हो, वो इंग्लिश पिस्टल से वार करेगा। बता रहे टर्की की पिस्टल है, 10 लाख की एक आती है जी। वो लोग ये बात कह रहे हैं कि जब अतीक के यहाँ जो उनके नाम पर जो ईडी के छापे पड़े तमाम, उसमें कोई गोयल आया, कोई अग्रवाल आया, कोई व्यापारी आया, कोई बिल्डर आया, कोई सफ़ेद पोश नेता का नाम आया, 45 नाम अतीक अहमद ने लिए हैं। क्या उन्होंने राज खुलने के डर से ये हत्या कराई या इसके पीछे कोई और साजिश है? ये बातें पता नहीं सामने आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि मुन्ना बजरंगी का जेल में मर्डर हुआ है काफ़ी साल पहले, आज तक वो सच्चाई सामने नहीं आ पाई। वो भी एक बहुत बड़ा, हाँ, हैरानी की बात है, उसकी जांच, मुन्ना बजरंगी मर्डर मामले की जांच सीबीआई कर रही है, और सीबीआई आज तक किसी को समन भी नहीं कर पाई, एक नोटिस भी नहीं दे पाई। ब्रजेश जी, हम लोगों ने सुना था कि श्री प्रकाश शुक्ला बड़ा बेखौफ बदमाश था। हाँ। ये तिवारी और मौर्य और ये सब लौंडे जो है, ये इतने बेखौफ बदमाश हो गए कि पुलिस दर्जनों की संख्या में थी, पूरा मीडिया था, और मीडिया के भेस में तड़ गोली मारने लगे। आप उन्हें लौंडा कह रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखा था शूट करते वक्त, उछल के गोलियां मार रहे थे। अतीक अहमद तो एक गोली में गिर गया, 1 मिनट नहीं लगा मरने में। अशरफ जब तक समझता तब तक उस पर भी कई गोलियां दगी। दोनों भाई देखिए इतनी बेमौत मरे, एक अपराधी का इतना इस तरह का अंत हुआ और अपराधियों ने ही कर दिया, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। देखिए ये बात तो साफ है कि योगी सरकार ने कहा था कि माफिया जिस भाषा में समझेगा उसमें समझाया जाएगा, समझाना चाहिए भी। पुलिस ने हमेशा नेक काम किया। आने वाली पीढ़ियां जब इस बात का हिसाब देखेंगी पलटकर, तब वो लोग योगी आदित्यनाथ की सराहना करेंगे, उनकी सरकार की, उनके फैसले की, कि कैसे समाज से अपराध को खत्म करने के लिए कई सारी कठोर कार्रवाइयां उन्होंने कराई। अब ये जो स्थितियां बनी कि भाई पुलिस के अभिरक्षा में अपराधी मार दिया जाए, कोई संत महात्मा तो था नहीं, मारा गया, तरीके पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तरीका बनता रहे, लेकिन देखिए योगी का ब्रांड जो है वो बुलडोजर और दूसरा मिट्टी में मिला दूंगा, अब ये प्रचलित है। और अतीक का दिन पुराना था जब नेता उनसे हाथ मिलाने के तरसते थे, उनके कुत्ते से हाथ मिलाने के। अब तो कहा जाए तो वो उसी की मौत मर गए जिससे लोग उनके हाथ मिलाने के तरसते थे, जिसने वर्चस्व अपराध क्राइम में अपना पूरा परिवार मिटवा दिया। लड़का मर गया, भाई मर गया, सब मर गए, बच्चे जेल में हैं, और ये ऐसा अपराधी, ऐसा तानाशाही, ऐसा वर्चस्व किस काम का? ये तो जब अपराधी एकदम मनबड़ हो जाता है ना ब्रजेश जी, तो उसके लिए मिट्टी में मिलाने वाला ही फार्मूला ठीक होता है और ज़रूरी हो जाता है। कई घरों के चिराग बुझाए थे, 17 साल की उम्र में पहला कत्ल किया था, आज तक कोई गवाही नहीं दिया। तो जो चिराग बुझाते रहे दूसरों का, उनके बुझने मरने पर क्या हम लोग सवाल करेंगे? माफियाओं का अंत तो हमने ऐसे ही देखा है। कोई भी माफिया भले वो अपना प्रोफेशन बदल के अब सांसद विधायक बन जाए, लेकिन मरता वही मौत है जो मौत दूसरों को बांटता है। देखिए एक बात तो ये साफ हो गई कि अब जितना अपराधी हैं अस्पताल जेल में, वो अस्पताल जाने के नाम पर डर रहे हैं। उनके चाहे इतनी बड़ी बीमारी हो, लेकिन वो कह रहे हैं भाई हमें अस्पताल न ले चलो, जेल में ही रहने दो, पता नहीं कौन कहाँ से आके मार दे। ये स्थिति बन गई है अतीक जैसे लोगों की वजह से जी। और पहले तो गुर्राया था कि कहे का डर, रास्ते में बोला था आ रहा था साबरमती आश्रम से, लेकिन जेल से अब देखिए क्या हाल हो गया। देखिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि कोई मुनादी करवा दो कि शरीर भारी हो गया,
जिसका शरीर बहुत बड़ा था, पहलवान लोग कहते थे। पहलवान की हालत क्या हुई कि जाग रहा था बरसों से, आज वह जाके सो गया है। और एक वक्त था जब जागता था संग तू रातों को, आज तेरा रंग क्यों बेरंग कहीं खो गया है। कहानियों की शाम उन चमचमाती रातों में, थे ठहाके खूब तेरी बस तेरी ही बातों में। आज बैठे हैं ये देखो, बेसुध जमाना मुझ में था, सो गया। और मुनादी करा दीजिए कि शरीर भारी हो गया। और एक बात आई प्रयागराज में कि अजब तमाशा हुआ राम के साथ, और कत्ल अतीक का हुआ जय श्री राम के साथ। तो ये जो नारा लगाया इन लोगों ने, ये भी बड़ा अजीब था। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अब तक उन नामों को सामने नहीं लाया गया जिन सफ़ेद पोशों के कुछ एक के नाम सार्वजनिक किए गए, बाकी के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। न उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई की। जिन पर ईडी ने हाथ डाला उन पर स्टेट मशीनरी अब तक खामोश क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप कहें तो मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। देखिए, ईडी ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की है वो तो सब नाम सार्वजनिक रूप से सबके सामने हैं। वो कोई रात के अंधेरे में तो कोई छापा पड़ा नहीं है, तो वो सारे नाम सार्वजनिक हैं और उनकी जांच ईडी के माध्यम से चल रही है। तो जो भी पैसे का लेन देन है और जिसमें पैसे में ब्लैक मनी इन्वॉल्व है और रियल एस्टेट का ये कारोबार इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको बिना पैसा लिए हुए केवल डरा धमका कर भी उनकी संपत्ति कब्जे में ले ली गई है। बहुत सारी सेल डीड्स मिली हैं। तो उनके पीछे एक निश्चित रूप से ब्लैक मनी है, उनके पीछे निश्चित रूप से आर्थिक साम्राज्य है और उसके पीछे निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं कि जो तो अगर अपराध के जरिए किसी ने कारोबार खड़ा किया है तो उस पर तो गैंगस्टर एक्ट आप लगाते हैं, इन पर लगना चाहिए। आप कहें तो मैं नाम ले सकता हूं। नहीं, निश्चित रूप से आप नाम लीजिए, लेकिन ईडी की कार्रवाई में, जब ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है और ईडी की कार्रवाई में तो जमानत भी संभव नहीं है और ईडी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो आप ये मान के रखिए कि ईडी के इन्वॉल्व होने के बाद इसमें एक भी आदमी बचने वाला नहीं है। स्टेट इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, जब ईडी, ये तो क्रिमिनल एंगल है ना, इस पर तो इंक्वायरी इमीडिएट स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए, ईडी कब इन्वॉल्व हुआ? ईडी तब इन्वॉल्व हुआ जब स्टेट इन्वॉल्व हुआ। स्टेट तब इन्वॉल्व हुआ जब हमने इनके अनलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया और ये जानकारी, ये पैसा तभी मिला। तो इसका सूत्र तो दीपक भार्गव, अमित गोयल, सुधीर अग्रवाल के विरुद्ध क्या कार्रवाई की स्टेट ने, आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नहीं, या हमारे दर्शकों को? मैंने कहा ना कि ये स्टेट की कार्रवाई के आधार पर ही सूत्र मिले हैं और आर्थिक अपराध पर कार्रवाई करने के लिए देश की स्टेट ने जांच की तो स्टेट ने ईडी को दिया। ओके, मैं समझ गया आपकी बात, बट स्टेट ने क्या एक्शन लिया फिर? देखिए, ईडी को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी? ब्रजेश भाई, देश में आर्थिक अपराध पर सबसे कड़ा कानून, सबसे बड़ी एजेंसी कौन है? तो ईडी ही है ना। अगर इस मामले में देश की सर्वोच्च एजेंसी काम कर रही है और उसने एक्ट किया है, एक्ट करने के बाद ऐसे लोग जिनको सफेद पोश या आप बिल्डर कुछ भी कह सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, इसको प्रोसीड आप क्राइम कहते हैं। इस तरह के पैसे कमाए नहीं, अपराध में सम्मिलित हैं, तो इन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए थी या अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था। देखिए आर्थिक अपराध में एटलीस्ट गिरफ्तारी। ब्रजेश भाई, आर्थिक अपराध में सबसे कड़ा कानून कौन है? इसमें तो जमानत भी है, लेकिन आर्थिक अपराध में तो जो जमानत का प्राविधान है वो भी बहुत कड़ा है। तो आप इंतजार कीजिए, उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले, चाहे वो ब्लैक मनी के आधार पर इसके षड्यंत्र बुनते हो या लोगों की जमीन पर कब्जा करके उन्होंने संपत्ति बनाई है, आप ये वायदा करते हैं कि इनके विरुद्ध आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से इनके विरुद्ध भी होगी और जिन हत्यारों ने ये हत्या की है उनके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी करने वाले कौन लोग हैं, उन्होंने किस तरह से इसको अंजाम दिया है, इसमें से प्रेम प्रकाश जी ने और आर.एम. श्रीवास्तव जी ने एक सजेशन दिया है कि जो तीनों शूटर्स हैं ना, इनकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिएगा। नहीं, निश्चित रूप से उसी कारण उनको जान खतरे में है, शिफ्ट किया गया है। ये जो जानकारी है उसी के लिए उनको। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, सफेद पोशों पर तो एक्शन नहीं हो रहा है। मैं तो नाम लेके भी कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही, अखबार में छपा, ईडी खुद चिल्ला के कह रही है। अगर धर्म दूसरा होता तो शायद हो गया होता। मतलब अगर धार्मिक संजय जी एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा इनको अपनी बात कहने दीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा। धार्मिक एंगल का अगर गुंजाइश होता
तो अब तक हो गई होती गिरफ्तारी और काफ़ी बुलडोजर चल गए होते। नहीं, एक नाम उसमें है मोहम्मद मुस्लिम, उस पर भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। हाँ, वो तो लेकिन फरार है ना, वो तो फरार है। नहीं, वो गुड्डू मुस्लिम फरार है, ये दूसरा वाला है। हाँ, तो अभी उनको कुछ रास्ता निकाला जा रहा होगा, या हो सकता है कहीं से कुछ कोई और किसी का संरक्षण हो। ओके, तो आप ये मानते हैं कि ये सफेद पोशों ने कराया और उनको बचाया जा रहा है? नहीं, अब निश्चित तो तौर पे बड़े इंफॉर्मेशन थी, ईडी ने एक्शन लिया, निश्चित तौर पे ईडी की कार्रवाई है, कर रही है। देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, हर तरीके के अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस का वादा करती है, क्या उसके अनुरूप आपको ये एक्शन लगता है? जी। और इसके अलावा 2-3 चीजें ब्रजेश भाई मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो जिनके दूरगामी परिणाम, जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। अभी हमारे किसी मित्र ने कहा, अब खून से सने हाथों से भगवान श्री राम का नाम लिया जाएगा, और उसका नाम लेने पर हमारी तो धार्मिक आस्था खंडित होती है, हमको तो दुख होता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि उन तीनों की रिमांड पुलिस ने क्यों नहीं ली? और आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी रहे, जो अभी नहीं है, एडीजी स्तर के अधिकारी रहे, उन्होंने आज एक विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें कहा है कि प्रदेश सरकार की एजेंसियां ही इसकी जांच कर रही हैं, और हमको ये शंका है कि प्रदेश सरकार द्वारा ही स्क्रिप्टेड घटना है। आप किस तरह की जांच चाहती है आपकी पार्टी? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के पर्यवेक्षण में यह जांच हो। आप क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी? हम बिल्कुल ये चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार हर चीज को सांप्रदायिक एंगल देना चाहती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, और अपनी अयोग्यता, निकम्मेपन और अपने संजय चौधरी सिर्फ 20 सेकंड है आपके लिए, 20 सेकंड माहौल को खराब संजय चौधरी 20 सेकंड। देखिए, जब बेशर्मी से सांप्रदायिकता का नाम लिया जाता है, ये जिसके पक्ष में नाम ले रहे हैं ना ब्रजेश भाई, 17 जनवरी 2007 को इलाहाबाद में मदरसा जिसमें मुस्लिम लड़कियां थी, रात में बंदूक लगाकर उनको और कुछ है भी तो नहीं इनके पास, उनको उठा लिया गया। और कुछ है भी मुस्लिम लड़कियों को इसी अतीक अहमद पास के भाई ने उठाया था। आपने इनके पास इसके अलावा कुछ है क्या? सबसे पहले बार आपने संजय चौधरी जी, आपके पास इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं, आपकी सरकार, मैं तो कह रहा हूं, आप अपने मंत्रियों को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, देखिए, धन्यवाद, आपके मंत्री धन्यवाद, कृपया 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 ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैभव माहेश्वरी, सफेद पोश बच गए हैं या बचाया जा रहा है? सफेद पोशों पर हाथ डालने से परहेज क्यों है? उनके लिए तो ईडी पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है? आप दोनों का शुक्रिया। वैभव बोलेंगे, वैभव गो अहेड। थैंक यू, वैभव बोलिए। सबसे पहले तो मैं संजय जी की बात पहली वाली आपके शिफ्ट में सुन रहा था कि अब तक कि जब डेथ हो गई तो फलाने आदमी रोने क्यों नहीं आए, क्लेम करने क्यों नहीं आए। मुझे ऐसा लगा जैसे संजय जी कोई अपराधी आचार संहिता जारी कर रहे हैं कि अपनी कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ये जो डेथ हो गई उसके बाद में कह रहे हैं कि उसका वो मिलने क्यों नहीं आया, उसका क्लेम करने क्यों नहीं आया। क्या हास्यास्पद बातें करते हैं आप लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना बड़ा वेल प्लान्ड मर्डर जब किया गया है, तो इतने बड़े वेल प्लान्ड मर्डर के पीछे कोई कॉज होगा, और कॉज मोटा मोटा तो समझ में ही आता है। जैसे मैं श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, प्रेम प्रकाश जी को सुन रहा था, आप दोनों एक्सपर्ट्स इन सब्जेक्ट के, कि कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉज होगा उसके, कि फाइनेंशियल पार्टनर्स होंगे, और फाइनेंशियल पार्टनर्स होंगे तो इनकी इतनी ज्यादा पहुंच है कि इन्होंने 21-20 साल के लड़कों को सोफिस्टिकेटेड वेपन देके ट्रेन किया होगा, तैयार किया होगा कि जाके मर्डर कर दो। पूरे प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने उन लड़कों को ये डर नहीं था कि उनके ऊपर गोली चलेगी। उनको एक तय समय में इतनी गोलियां बरसानी थी, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हुए हाथ ऊपर कर देना, तो पुलिस उनको पकड़ के उठा के ले जानी थी। और आपका कहना है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है? देखिए, पूरा प्लान चल रहा है। उसके बाद एक एसआईटी की जांच हो जाती है, टीवी पर तमाशे चल रहे होते हैं, और सोशल मीडिया के जो ट्रोल हैं वो अपने काम पर लग जाते हैं। कुल मिलाकर अगर कोई अपराधी इकोनॉमिक रिलेटेड, अगर इसमें इसके पीछे इकोनॉमिक एंगल है, तो इसमें कोई ना कोई बीजेपी का या सरकार का कोई ना कोई बंदा जरूर निकल के आ जाएगा। और इसलिए ब्रिजेश जी, इस घटना का खुलासा असंभव है। लेकिन हाँ, अब आप तैयार रहिए कि इसमें लीपापोती की मनोहर कहानियां जो आएंगी थोड़े दिन बाद। एक मिनट, मेरी बात खत्म होने दीजिए। लीपापोती की जो मनोहर कहानियां आएंगी वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक आपने क्या बात सुनी थी ब्रिजेश जी की, जो अस्पताल की सीएमएस थी, उन्होंने ये कहा था कि उनको तो ये जानकारी नहीं थी कि अपराधी वहां लाए जा रहे हैं। उनको तो 10 मिनट पहले बताया गया था कि ये वहां पर एग्जामिनेशन के लिए लाए जा रहे हैं। उनका कहना ये प्रेम प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर एडीजी प्रयागराज जोन। बहुत शुक्रिया वैभव जी, थोड़ा इस राउंड में वक्त का अभाव है, चेकअप कर सकते थे। जी बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम प्रकाश जी,
आर्थिक मामलों में अपराध के जरिए अगर पैसे कमाए जाते हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम होता है और कमाए गए पैसे, अपराध से किए गए अपराध का पैसा अगर किसी बिजनेस में लगता है, वो उसकी कार्रवाई गैंगस्टर में होती है नहीं होती? बिल्कुल, उसकी 14 की कार्रवाई जो है गैंगस्टर में, उसका ये सब जब्तीकरण हो सकता है। और साथ में ही जो ईडी भी जिस तरीके से कार्रवाई करती है, उसमें भी उनका जो आपने बताया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर, उस पर वो कार्रवाई कर सकती है। दूसरा जो बात वहां पर अभी मैं देख रहा हूं कि सीसीटीवी वहां सारे क्षेत्र में लगे हुए हैं। पूरे प्रयागराज में स्मार्ट सिटी के योजना के तहत वहां सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। ये हत्यारे कहां से आए, किधर से निकले, क्या रूट लिया इन्होंने, कब से पीछा कर रहे थे, उसके अभी तक क्लिपिंग आपने जारी नहीं की है कहीं भी, या ना आगे कोई किसी ने कोई डिमांड नहीं की है। मैं चाहूंगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है जिसको प्रिजर्व करना बहुत ही आवश्यक है। वो नष्ट भी किया जा सकता है। हाँ, दूसरा इसमें है कि जो ये जो नाम आए हैं जितने भी, ये सभी जो है बहुत ही रिसोर्सफुल लोग हैं। ये जल्दी से कोई हाथ नहीं रखने देते थे किसी इसमें, क्योंकि इन लोगों के जो पहले भी कृत्य इस तरह के चलते रहते थे। जब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं सर, इतने हल्ले के बावजूद एक सिपाही भी इनके दरवाजे पे नहीं गया, ईडी के अलावा। 3 दिन से मीडिया में नाम चल रहा है सर। तो इसमें ये देखना होगा कि कौन कौन, देखिए बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकते हैं। अतीक की हत्या में, अशरफ की हत्या के बाद लाभ किस किस को हो सकता exactly. है, ये देखना बहुत आवश्यक है। किसी भी क्राइम में अपराधी तक पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है कि इसके मरने से फायदा किसको है। That's it. दूसरा इसमें मैंने बताया कि ये बहुत ही उपयुक्त रहेगा कि इनके जो सीसीटीवी की फुटेज है उनको खंगाल लिया जाए और ये निकल जाएगा कि ये कहां से आए हैं, कैसे एकत्र हुए हैं, किस डेट में यहाँ पर आप आए हैं। तो इससे काफी सारे क्लूज मिल जाएंगे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जैसे एसआईटी के बारे में बात की, उस पर संशय करना सही नहीं है, क्योंकि काफी वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है और एसआईटी अपना काम करेगी तो निश्चित रूप से ये अब सारी चीजें, ये कॉन्स्पिरेसी भी सामने आएगी। और जहां तक बात है ना पुलिस की, ये कोई स्क्रिप्टेड था, देखिए इसमें मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कोई भी पुलिसकर्मी, और विशेषकर वे 17 पुलिसकर्मी जिनकी कस्टडी में इसको दिया गया था, जिन्होंने पुलिस कस्टडी रिमांड अप्लाई किया था, वो सब अकाउंटेबल थे। कोई भी आदमी अपनी नौकरी को नहीं फंसाएगा, ना अपनी जान फंसाएगा इस तरह से कि वो वहां पर तो नौकरी फंसी कहां सर? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई सर? नहीं, वो तो देखिए अभी उन्होंने, जब तक कि उनकी कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस सामने ना आए, क्योंकि उन्होंने कोशिश पूरी की है। और देखिए अपराधी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, जिस तरह से वहां शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है, वो आप सब देख रहे हैं कि वो सेकंड्स में समाप्त हो गया। लेकिन पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई जिस तरीके से करनी चाहिए थी उसमें की है, उसमें कोई कमी नहीं सर। तो ये सॉलिड टाइम है कि इन सफेद पोशों पर हाथ डाल देना चाहिए पुलिस को तत्काल प्रभाव से, अभी के अभी, इसी वक्त डिबेट खत्म होते ही पूछताछ के लिए तो बुलाया जाना चाहिए उन्हें। जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, देखिए बहुत सारे फैक्ट्स वो सामने आने शुरू हो जाएंगे और इसमें पुलिस के ऊपर इसलिए संशय नहीं किया जा सकता। देखिए पुलिस हमेशा जो है पहले फायर नहीं करती, तुरंत फायर नहीं खोल सकती, उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखता है। वहां मीडिया कर्मी भी थे, वहां जनता के लोग भी आसपास थे, किसी को भी लग सकता था। बिल्कुल ठीक बात है, तुरंत फायर नहीं खोल सकता। शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट में थोड़ा वक्त जी और महत्वपूर्ण है ब्रजेश, प्लीज बताएं। हाँ, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी को जो है उसमें जब ये मारने की नौबत आ जाती है तो वो पहले देखता है कि ये इसका, और फिर जनता सवाल करने लगती है। अगर उनको मार दिया जाता तो लोग कहते बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस नष्ट कर दिया, इनसे बहुत सारे राज निकलते, इनको पुलिस ने मार क्यों दिया, अब छोड़ दिया। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, तो ये पुलिस के लिए दुविधा का प्रश्न रहता है, ये हर जगह रहता है। आरएम श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे जी, आप कुछ कह रहे थे प्रेम प्रकाश जी, प्लीज कंप्लीट। एक एसओपी बनवाइए जिसमें ये होना चाहिए कि मीडिया भी कहां कहां जा सकता है, क्योंकि ये मैंने भी देखा है कि सर हम लोग को पहले इतना जकड़ चुके हैं, आप लोग अब थोड़ा सा तो ढील दीजिए। एक एसओपी बना के आप और जकड़ लेंगे हमें। नहीं, आरएम श्रीवास्तव साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, इन सफेद पोशों पर तो कार्रवाई हुई नहीं, जबकि अपराध के जरिए कमाए गए पैसे से इन्होंने कारोबार खड़ा किया है। हाँ, अवश्य होनी चाहिए थी, क्योंकि जो ईडी ये प्रोसीड ऑफ क्राइम हुआ है नहीं हुआ? डायरेक्टरेट एकदम हुआ। अगर जमीन पे कब्जा करने के लिए अतीक अहमद की मदद ली गई जी और उस पर बिल्डिंगें खड़ी की गई तो अवश्य प्रोसीड ऑफ क्राइम तो माना ही जाएगा।
कहना मैं ये चाह रहा था कि ईडी तो पीछे पीछे आता है, सबसे पहले तो पुलिस की कार्रवाई होती है, सबसे पहले स्टेट की कार्रवाई होती है, उसी स्टेट की कार्रवाई पर ही ईडी की कार्रवाई होती है। ईडी सर्वोच्च नहीं है, उसी तरह की कई संस्थाएं हैं, सीबीआई है, ईडी है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे आश्चर्यजनक है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई अभी तक शुरुआत ही क्यों नहीं हुई। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कुछ मामलों में तो हुई, जिसके वजह से अतीक अहमद की कुछ संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर तो चलाया गया जी, लेकिन जो बाकी सफेद पोस्ट लोग सर आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे पास सर डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया। नहीं, एक चीज उससे बताना चाहूंगा। जी जी प्लीज। वो आपने जो नाम लिया ना, उसमें से एक बिल्डर तो लखनऊ में भी सक्रिय है। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।